हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज एक बार फिर हमें ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। क्या कहीं दोबारा से एक फ्रेश इनिशिएटिव के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं? साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं, जिस तरीके की पोजीशंस बाज़ारों में बन रही हैं, क्या वो एक फ्रेश रैली को कहीं इंडिकेट तो नहीं कर रहे हैं? और साथ में ये भी हम बात करेंगे कि क्यों एआई के स्टॉक्स में अचानक से बड़ी रैलीज हमें देखने को मिल रही हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो अगर हम ग्लोबल इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पर हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो आज देखिए, आज एशियन मार्केट्स किस तरीके से हमें ग्रीन में दिख रहे हैं। अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कोरिया करीब 3% अप है, निक्केई भी 2.5% अप है, हैंगसेंग भी करीब करीब 1% अप है। और इसके बाद आज हमारे मार्केट्स तो क्लोज थे, बट यूरोप भी थोड़ा ग्रीन में खुला, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये सीज फायर टॉक्स फेल हुए हैं, इसके बावजूद भी मार्केट्स कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हमें देख रहे हैं। और इंडिया विक्स का तो आज तो खुला नहीं है, बंद है। तो पुराना सिचुएशन आप देखिए, वापस से जब टॉक्स फेल हुई तो 20 से ऊपर आ गया है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ता हुआ हमें नहीं दिखा। क्रूड में भी अगर आप देखें, सो टॉक्स फेल होने के बाद जो $100 से ऊपर चला गया था, उसमें भी डिप देखने को मिला 100 के आसपास, लेकिन अभी भी ये फ्लक्चुएट कर रहा है। रुपया भी वहाँ पर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखा है। तो कोई भी फैक्टर्स आप उठा के देखेंगे तो कुछ मार्केट ऐसा प्राइस्ड इन कर रहा है कि शायद ये लड़ाई दोबारा से उस तरह एस्केलेट ना करे। कहीं ना कहीं उसको कुछ होप दिख रही है। तो क्या वो होप है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स पूरी तरीके से फेल हो गई, हॉर्मूज को बंद कर दिया गया। ईरान ने ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा था, यूएस ने भी कहा कि हम भी ब्लॉक करेंगे, और उसके बाद हमें ब्रेंट क्रूड में राइस देखने को मिला। बट अब ये खबरें हैं कि एक सेकेंड अटेम्प्ट हो रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझें कि जब ये टॉक्स फेल हुई तो यूएस नेवी ने ब्लॉकेडिंग ऑल ईरानियन गल्फ पोर्ट्स, उन्होंने ईरान का घेराव करना शुरू कर दिया, यानी कि ईरान को भी तेल नहीं मिलेगा। स्टॉपिंग एनी वेसल सेलिंग टू और फ्रॉम ईरान, नॉन ईरानियन ट्रांजिट्स अलाउड। तो वो कह रहे हैं भाई ईरान के अलावा हम सबको जाने देंगे, और ये कह रहे हैं कि जो हमारे अलाइज नहीं है उसके अलावा हम किसी को जाने नहीं देंगे। सो IRGC कॉल्स स्ट्रेट फुल्ली अंडर ईरानियन कंट्रोल। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, अभी भी हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। वॉन्स अप्रोचिंग वॉरशिप फेस अ डेडली वॉर्टेक्स। ट्रंप नाउ सेज ईरान कॉल्ड एंड वांट्स अ डील। तो हम जानते हैं ट्रंप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई अब तो नहीं, हम तो टॉक से बाहर आ गए, तो वो हमें बैक कर रहे हैं दोबारा से बात करने के लिए। तेहरान ने एज यूजुअल इसे डिनाई किया। अग्राची ब्लेम्स यूएस शिफ्टिंग गोल पोस्ट। अब जो ये खबर थी कि क्या एक सेकेंड चांस, एक सेकेंड मीटिंग होगी, एक दूसरी शांति वार्ता होगी, इसमें कितनी सच्चाई है? तो अभी तक अगर हम सिचुएशन देखें कि इज अ सेकेंड अटेम्प्ट ऑन, यस, बट नथिंग कंफर्म। पाकिस्तान FM हैज पब्लिकली ऑफर्ड टू होस्ट राउंड 2। तो जैसा कि मैंने आपके साथ कहा था कि कई दफ़े नेगोशिएशंस होती हैं, तो जो स्ट्रॉन्गर पार्टी होती है वो टेबल से उठ के चली जाती है कि हमें आपसे बात नहीं करनी। फिर वो अपने एजेंट से, मीडिएटर से खबर पहुंचाती है कि एक बार फील लेकर आओ कि क्या अगला पार्टी दोबारा से हमसे बात करना चाहती है। अगर वो एग्री कर जाती है तो आपका अपर हैंड रहता है। तो ये क्लासिक एक नेगोशिएशन की टैक्टिक्स होती है। सो ईरान्स MFA सेज नो वन एक्सपेक्टेड एग्रीमेंट इन वन सेशन। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वो भी इस बात को समझते हैं कि जब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक बार में बात नहीं बनेगी। बट नो डेट, नो डेलीगेशन अनाउंस्ड, ब्लॉकेड प्लस लेबनान एस्केलेशन कीप्स सीज फायर फ्रेजाइल। तो यहाँ से हम क्या समझे? पहली चीज़ तो ये है कि ऑल होप्स आर नॉट लॉस्ट। जब तक उम्मीद रहेगी मार्केट्स रिकवर करेंगे। जिस दिन मार्केट की उम्मीद टूट जाएगी
वो वापस से नीचे चले जाएंगे। लेकिन मार्केट को इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अभी हम वर्स्ट के सिनेरियो में नहीं हैं, जैसा हमें टॉक्स फेल होने के बाद लग रहा था। जब तक उम्मीद है कि कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई मेडिएट करेगा, तब तक मार्केट्स रिकवर कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। सो आइए अब समझते हैं कि क्या टेक्निकल फैक्टर्स मार्केट में चल रहे हैं, क्यों ये 2000 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिली, और जो ये रैली देखने को मिली इसमें लोग क्या कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट बाजारों में पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें FIIs, क्लाइंट और प्रो की पोजीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो भी हमारे बाज़ारों में ट्रेड करता है उसे एक बकेट में रखा जाता है। FII आप जानते हैं क्या होता है, क्लाइंट यानी कि हम और आप जो रेगुलर रिटेल वाले होते हैं, प्रो जो ब्रोकर्स होते हैं, जो बड़े अकाउंट्स होते हैं इंडिया के, वो होते हैं, और जो चौथा होता है DIIs। तो DIIs ऑप्शंस फ्यूचर्स मार्केट में ज़्यादा काम नहीं करते, थोड़ी बहुत वो काम करते हैं, हेजिंग वेजिंग करते हैं, तो उनकी पोजीशंस बहुत कम होती है। तो ये 3 प्लेयर होते हैं जो मार्केट के में क्या हो रहा है उस पर वो डिसाइड करते हैं, और उसी के बेसिस पर मार्केट भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे इनको तीनों को हम बिहेवियर को समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो 2000 पॉइंट की निफ्टी में रैली देखने को मिली, FIIs ने अपने शॉर्ट्स को क्लोज किया। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो क्लोज नहीं किया, लेकिन क्लोज किया। फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बढ़े। अगर आप अप्रैल 7 से देखें तो शॉर्ट्स उनके कम हुए हैं, लेकिन अभी भी साइजेबल है, 2 लाख से ज़्यादा के उनके शॉर्ट्स बने हुए हैं। अगर आप क्लाइंट्स की पोजीशन देखें वो क्या कर रहे हैं, तो एज यूजुअल क्लाइंट तो नॉर्मली लॉन्ग खेलना पसंद करता है, तो वो लॉन्ग था काफ़ी ज़्यादा, और उन्होंने अपने लॉन्ग्स को कट किया है, यानी कि इस रैली में ये शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं, ये लॉन्ग्स को कट कर रहे हैं। ओके, दोनों ने कट कर दिए। तीसरा जो प्लेयर है प्रो, उसने भी अपने लॉन्ग्स को कट कर दिया, उन्होंने अपने पूरे लॉन्ग्स को ऑलमोस्ट 0 कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक करके वो निकल गए। तो ये न्यूट्रल पे है। नाउ द प्रॉब्लम इज, कौन खरीद रहा है आज बाजार में? कौन खरीद रहा है? कोई नहीं खरीद रहा है। आज बाजार में कौन शॉर्ट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसा, यहाँ पे हमें डेटा ये बता रहा है कि हर कोई अब अपने पोजीशंस को कवर करेगा। FII शॉर्ट्स कवर करेंगे, क्लाइंट्स हो सकता है लॉन्ग्स, जब और मार्केट ऊपर जाएगा तो अपने जो भी अपने उन्हें लगेगा हमारा लॉस कम हो रहा है तो उसे कवर करेंगे, और प्रो की पोजीशन फिलहाल न्यूट्रल में। तो जब इस तरीके की फैक्टर्स जब मार्केट में रहते हैं तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन इस पोजीशन के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि
जब तक ये सिचुएशन बनी हुई है और इनके फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बनते, इनके फ्रेश लॉन्ग्स नहीं बनते, क्योंकि इन्हें अगर एफआईएस को अगर फ्रेश शॉर्ट करना है तो किसी को तो खरीदना पड़ेगा ना। क्या ये खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे हैं। क्या ये खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे। तो कैसे ये शॉर्ट करेंगे? इनके शॉर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, और जब शॉर्ट्स नहीं बढ़ेंगे तो मार्केट्स नहीं गिरेंगे और इन्हें फर्दर कवरिंग करनी पड़ सकती है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। तो इस राइज को सेल करने से पहले हमें थोड़ा सोचना है और इस डेटा को ट्रैक करना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, क्या मार्केट्स यहाँ से शार्पली ऊपर चले जाएंगे? इसकी संभावना भी बहुत कम है। अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखें, करंट मंथ के प्रीमियम्स, अब देखें किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। अभी आधा महीना है, ऑलमोस्ट हम जीरो प्रीमियम के आसपास पहुंच गए हैं। तो फ्यूचर्स का प्रीमियम भी ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई बड़ी रैली होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेंज में मार्केट स्टक रहेंगे, और हमने आपके साथ शेयर किया है। मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा लेवल है जिसके बीच में मार्केट फंसा रहेगा। तो हमारे मार्केट्स तो देखिए थोड़ा बहुत रिकवर हो गए, अभी रेंज में रहने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर लोगों के रिटेल वालों के पोर्टफोलियोज ब्लीड कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंट एक साल के अंदर पोर्टफोलियो बनाए उनके तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन एआई के स्टॉक्स में रैली की कोई कमी नहीं है। अगर आप टॉप एआई प्लेयर्स में देखें, एसके हाइनेक्स 9.5% अप, एनवीडिया 7.5% अप। और दोस्तों ये मैं आपको 5 दिन का डेटा दे रहा हूं, 5 दिन में इतना गेन है। टीएसएमसी 6.2%, माइक्रॉन 13.21%, ब्रॉडकॉम 15.69%, वर्टिव 16.94%। दोस्तों अब यहां पे अगर हम देखें कि इतना फियर है क्रूड का और इसका उसका इन सब का, फिर क्यों इन स्टॉक्स में, एआई के स्टॉक्स में हमें इतनी रैली देखने को मिल रही है? तो अभी आप देखें तो 2-3 ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं और वो एआई के कुछ कंपनीज से रिलेटेड हैं, जो ये बता रहा है कि एआई का बूम अभी चलने वाला है। इसमें कोई ऐसे साइंस नहीं दिख रहे हैं कि ये बूम कोलैप्स हो जाएगा। तो पहली चीज़ अगर आप देखिए 6-7 अप्रैल में जो ब्रॉडकॉम है उनकी गूगल और एंथ्रोपिक से एक मेगा डील हुई है, और इसमें आप देखिए सो ब्रॉडकॉम लॉक्ड इन गूगल्स टीपीयू डिजाइन पार्टनर थ्रू 2031। उनका ये कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन हो गया है। एंथ्रोपिक के साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और इसीलिए एवीजीओ यानी कि जो ब्रॉडकॉम का स्टॉक है उसमें हमें राइज देखने को मिला है। Q1 AI रेवेन्यू ऑलरेडी $8.4 बिलियन, डबल हो गई है। तो आप ग्रोथ का एस्टिमेट देखिए, क्या हमें हमारे मार्केट्स पर इस तरीके की ग्रोथ स्टोरीज देखने को मिल रही हैं? उसके बाद ईरान सीज फायर हुआ, इसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, क्योंकि लोग डर रहे थे कि लड़ाई बढ़ जाएगी और बहुत ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो फियर भी कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। और सैमसंग्स की अर्निंग्स आई हैं, उसने भी सरप्राइज किया एस्टिमेट से ज़्यादा, और उसका इम्पैक्ट हाइनेक्स में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि दोनों कोरिया की कंपनी हैं और दोनों रैम बनाती हैं, जो कि एआई में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसी का रिजल्ट है कि एसके हाइनेक्स ने ऑल टाइम हाई को दोबारा हिट कर दिया है। तो एआई का जो उसमें तेजी थी, जो एक डर था, वो डर खत्म हुआ है और दोबारा से एआई में तेजी लौटती हुई हमें दिख रही है। तो अगर आप देखें कि क्यों एआई के स्टॉक्स में हमें तेजी बनी हुई मिलेगी, क्योंकि जो एआई के मेन स्टॉक्स हैं उनमें लगातार बिजनेस ग्रोथ होता हुआ हमें दिख रहा है। एनवीडिया ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, वो ग्रोथ ऑलमोस्ट उसका सैचुरेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सैचुरेशन में भी उनका ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा एनवीडिया के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हाइपर स्केलर्स आर डन बीइंग एनवीडिया डिपेंडेंट। अभी तक क्या था, हर कोई एनवीडिया के चिप्स यूज़ कर रहा था, लेकिन लोग अब उससे डिपेंडेंसी को घटा रहे हैं। गूगल हैज़ TPU, अमेजोन हैज़ ट्रेनियम, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ माया, मेटा हैज़ MTI। ये सारे कुछ ना कुछ अपने उसमें कर रहे हैं, लेकिन इन सब को ब्रॉडकॉम की ज़रूरत पड़ेगी और एसके हाइनेक्स और माइक्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी मेमोरी और उनके जो हार्डवेयर है उसे उन्हें यूज़ करना है।
तो ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से आप देखिए कि ब्रॉडकॉम का 2027 का जो टारगेट है $100 बिलियन का AI का, $100 बिलियन। हाइनिक्स कैपेसिटी फुल्ली बुक, पूरी तरीके से बुकड है। 2026 HBM सोल्ड आउट, सारा जो भी वो बनाएंगे वो सब उनका बिका हुआ है, उन्हें कोई सेल्स टीम की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है तेजी ये इंडिकेट कर रही है, क्योंकि AI में जो चीज़ यूज़ होती है अगर उसकी डिमांड अगले 2-3 सालों तक लॉक्ड है, इसका मतलब AI की बूम आने वाले सालों में लगातार कंटिन्यू रहेगी और इसीलिए स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि रेड फ्लैग्स क्या है। अगर SK हाइनिक्स जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है HBM रैम्स का, 23 अप्रैल को उनका रिजल्ट आना है, अगर वहाँ कुछ भी नेगेटिव आ गया और उन्होंने ये कह दिया कि थोड़ा ग्रोथ में हमें प्रॉब्लम दिख रही है या हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, उस केस में जो है फिर दोबारा से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए फ़िलहाल हमें लगता है कि ये रैली तब तक कम से कम कंटिन्यू रहेगी जब तक ये जो एंथ्रोपिक और एलोन मस्क का जो SpaceX का IPO है, और ऐसी भी खबरें हैं कि SK हाइनिक्स का US में लिस्टिंग होने वाली है। तो 2026 का जो साल जाने वाला है उसमें AI कंपनीज के ब्लॉकबस्टर IPOs आने वाले हैं और उसी के एंटिसिपेशन में बाजार तेजी में बनी रहेगी AI स्टॉक्स में, और एज एन इन्वेस्टर आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो पोजीशंस बन रही हैं डेरिवेटिव मार्केट में वो एक रेंज बाउंड मार्केट को इंडिकेट कर रही है। और जैसे कि मैंने आपके साथ कहा था वो रेंज कौन सी है, तो वो रेंज है 23,300 एंड 24,400। इसके बीच में मार्केट फंसे रहने की उम्मीद है जब तक कि हमें इस वॉर से रिलेटेड एक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिलता है। और शॉर्ट टर्म में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि इस लेवल को फॉलो करें, अपने शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस इसे ही हमें रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।